हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, बिजनेस स्टैटिक्स की क्लास रहने वाली है और आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपकरण की मापें, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। अब बात आती है कि हम लोगों ने अभी तक क्लियर किया हुआ है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्लियर किया हुआ है मीन, मीडियन, मोड और स्टेप डेविएशन, और क्या बोलते हैं उसको हम लोग पार्टीशन वैल्यू को क्लियर किया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन। पार्टीशन वैल्यू में हम लोगों ने क्या क्या किया है कि क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल और डिसाइल को क्लियर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन क्लासों को जरूर देखें, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब बात आती है कि अपकरण की माप है, इनको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में सीखेंगे और इनकी जैसे मान लो कि जैसे हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति में टॉपिक जो होते हैं वो हम लोगों के कई दिनों तक चले थे, उसी प्रकार से अपकरण के भी जो टॉपिक हैं वो कई दिनों तक चलेंगे। जैसे कि आप लोगों को एक एक करके हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उनके वीडियो बनाएंगे अलग अलग, जिससे आप लोगों को बिल्कुल एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब चाहे एमसीक्यू की बात हो तो इन्हीं से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, हम डिटेल कर रहे हैं, इन्हीं से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर डाल भी देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग देख लेना कि किसे आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपकरण। सबसे पहले तो हम लोग अपकरण को मतलब समझते हैं कि अपकरण का मतलब क्या होता है। कि अपकरण का मतलब क्या होता है कि विभिन्न माध्य का मतलब होता है कि कोई हम लोग मीडियन से करते हैं, कोई मोड से करता है, कोई मीडियन से करता है, तो इन्हीं से कर सकते हैं। विभिन्न माध्यमों के द्वारा किसी पदमाला के केवल केंद्रीय प्रवृत्ति ही ज्ञात होती है। मतलब कि माध्यमों के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो हम लोग पिछली क्लास में क्लियर किया हुआ है। लेकिन पदमाला की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं और माध्यमों द्वारा प्रकट नहीं होती हैं। मतलब कि उसमें क्या होता है कि जो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं वो हम लोगों की सेंट्रल टेंडेंसी से क्लियर नहीं हो पाती हैं। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, अर्थात पदमाला की आंतरिक संरचना, आंतरिक मतलब कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है आदि का कुछ भी पता माध्य से नहीं होता है। मतलब कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें कोई डिटेल नहीं होती है, बस हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में पता चल जाता है कि हम लोगों का ये मोड रहेगा, ये मीडियन रहेगा और ये हम लोगों का इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन साधारणता पदमाला के विभिन्न पदों की प्रवृत्ति अपने माध्यमों से विचलित होने की रहती है। मतलब कि जो हम लोगों ने पदमाला के विभिन्न पदों की प्रवृत्ति जो होती है वो माध्यमों से विचलित रहने की रहती है। तो हम लोग इन्हीं को देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब आपको थ्योरी से कम समझ में हो सकता है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि कैसे हम लोग करें। सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह जानना आवश्यक होता है कि पदमाला के विभिन्न पदों को माध्य में कितना विस्तार है या फिर कितना अंतर है। विस्तार या अंतर की इस माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपकरण कहते हैं। जो ये लाल में लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने कर दिया है, इसको बड़ी डिटेल में करना है। ठीक है, अब बात आती है कि अपकरण की माप है। इनको मापों से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि अपकरण की मापों में, जैसे मान लो कि अपकरण की मापें दो होती हैं, एक होती है हम लोगों की निरपेक्ष माप और एक होती है हम लोगों की सापेक्ष माप। अब निरपेक्ष माप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निरपेक्ष माप में हम लोगों की कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और सापेक्ष माप में हम लोगों की कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हम आपको दिखा देंगे कि क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक सीरीज कर रहे हैं, हम लोग टीजीटी की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ से प्रीवियस ईयर की बातें करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी निरपेक्ष माप के प्रकार क्या है। निरपेक्ष माप के प्रकार क्या हैं, तो निरपेक्ष माप में यही क्वेश्चन आया था कि निरपेक्ष माप में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं। तो एक हम लोग विस्तार को शामिल करते हैं, चतुर्थक विचलन को शामिल करते हैं। चतुर्थक विचलन जैसे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। अब आप लोग अगर सोचो ध्यान से कि अगर आप लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन, अगर आपको क्वार्टाइल नहीं निकालना आता है तो आप लोग क्वार्टाइल डेविएशन नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पुनः आप लोगों से कह रहे हैं कि पुराने वीडियो जरूर देखें क्वार्टाइल के, परसेंटाइल के, जिससे आप लोगों को एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, माध्य विचलन निरपेक्ष माप का भाग है, प्रमाप विचलन निरपेक्ष माप का भाग है, और लॉरेंज वक्र की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो पूछा जाता है, एक बार एक क्वेश्चन यहीं से आया था कि निरपेक्ष माप के इनमें से कौन से प्रकार नहीं हैं, तो इनमें से कोई नहीं था, एक था सिर्फ लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये जो निरपेक्ष माप हैं इनके क्या बोलते हैं, इनको रेंज बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, मीन डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और लॉरेंज कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सापेक्ष माप क्या क्या होती हैं। तो सापेक्ष माप जो होती हैं
वो 4 होती हैं, 1 2 3 और 4। कौन कौन सी होती हैं? विस्तार गुणांक की बात करते हैं, कोएफिशिएंट रेंज की बात करते हैं, कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं, और माध्य विचलन में कोएफिशिएंट। सारे के सारे मतलब कि जितने भी हम लोगों ने, जैसे मान लो कि माध्य विचलन निकाला, हम लोगों ने माध्य विचलन कहाँ निकालेंगे? हम लोग माध्य विचलन जो निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे, देखो निरपेक्ष में निकालेंगे, निरपेक्ष माप में निकालेंगे। अगर हम लोग माध्य विचलन निकालते हैं और हमसे पूछा जाता है माध्य विचलन गुणांक, तो ये कौन सी माप में आएगा? तो ये आएगा सापेक्ष माप में आएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा कि लॉरेंज वक्र में हम लोगों जो अपकरण की माप होती है, जैसे अपकरण की माप आप लोगों को हमने दो बताई, एक होती है निरपेक्ष माप और एक होती है सापेक्ष माप। सापेक्ष माप में हम लोग सभी के सभी जो होते हैं वो हम लोग सभी के गुणांक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कोएफिशिएंट की बात करते हैं। सभी में किसकी बात करते हैं? कोएफिशिएंट की। और इसमें हम लोग किनकी बात करते हैं? तो इनमें हम लोग इनकी बात करते हैं, विस्तार की, चतुर्थक विचलन की, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब की बात हम लोग करते हैं। इनकी हम लोग डिटेल में करेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे कि विस्तार क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं विस्तार को। विस्तार से संबंधित जो बातें हैं उनको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि विस्तार में हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं और उनके क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आपको बताएंगे कि विस्तार कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले विस्तार को समझेंगे कि विस्तार होता क्या है, रेंज होता क्या है। जैसे मान लो कि अगर पूछा जाता है कि रेंज निकालिए, ठीक है, अगर कोई नंबर से है, कोई नंबर जैसे मान लो कि कोई समंक दिए हैं, आपको डाटा दिया है और उनसे कहा जाए कि आपको कि कोएफिशिएंट रेंज निकालना है, तो हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज बराबर क्या होता है? m1 माइनस m0। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत कम मिलेगा देखने को। ठीक है, कैसे? तो m1 माइनस m0 को भी हम लोग समझेंगे। एक फॉर्मूला होता है रेंज का, तो रेंज का एक फॉर्मूला और होता है, इसे बोलते हैं L माइनस S। अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि L क्या है, S क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो L का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू, और S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसे बोलेंगे L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज अगर मान लो कोई नंबर में चाहिए आप लोगों को, कोई डाटा से, अगर मान लो कोई डाटा दिया है और उनसे कहा जाए आप लोगों को कि इनमें से रेंज निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे उसमें ज़्यादा वाली वैल्यू देखेंगे, L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद उसमें से ही एक स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे। उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम लोग विस्तार कहेंगे। विस्तार का मतलब होता है, उसी को हम लोग रेंज कहेंगे। तो रेंज समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि m1 क्या है? तो m1 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और m0 का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए इस फार्मूला को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि m1 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और m0 का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है कि इनके क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे। क्वेश्चन से पहले एक बात और रखिए कि अगर मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जाए, तब क्या करेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अगर मान लो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जाए, मतलब कि विस्तार का गुणांक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? विस्तार पूछा जाए, तो हम लोग इससे निकालेंगे विस्तार बराबर या फिर रेंज बराबर L माइनस S। और विस्तार का गुणांक अगर पूछा जाता है तो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालेंगे L माइनस S और L प्लस S। मतलब पहले हम लोग L माइनस S का मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे और सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को जोड़ देंगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं इनके क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि रेंज जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाएंगे, बस आप लोगों को पिछले जो पीडीओ हैं उनको भी साथ में देखना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, स्टैटिक्स पूरी हो जाएगी आप लोगों की, चाहे किसी भी तैयारी की आप लोग बात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्न समंकों से विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर या फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखो डाटा में एक सबसे पहले x दिए हैं और x में कुछ नंबर हैं 20, 32, 30, 44, 54, 38 और 40। ये
ये कितने नंबर हैं, 1 2 3, ये नंबर दिए हैं, आप लोग सामने देख लीजिए, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है रेंज। तो हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज का आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग रेंज निकालते हैं, तो हम यहीं पर हम लोग हल करेंगे। तो रेंज बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया आप लोगों को L माइनस एस, ठीक है, L माइनस एस। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, L का मतलब होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग देखें ध्यान से, तो हम लोगों को लार्जेस्ट वैल्यू में मिले 54, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू में है 54, तो L बराबर हम लोगों ने रख दिया है 54। अब S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे कम कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे सबसे कम 20 है, तो हम लोग स्मॉलेस्ट 20 रख लेंगे। तो रेंज बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो रेंज बराबर हम लोगों का 34 हो जाएगा। तो 54 में से 20 को माइनस करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो आंसर में भी रेंज बराबर दिया है 34। उसके बाद अब हम लोगों को निकालना है, इसमें लिखा हुआ है ना विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए, विस्तार का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, हमसे पूछा गया है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात की गई है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फार्मूला है, तो मैंने बताया था L माइनस एस और L प्लस एस। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में एक बार इसके फॉर्मूला भी पूछ दिया था कि कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि विस्तार के गुणांक की बात की गई थी और विस्तार के गुणांक में ये फॉर्मूला दिया था। तो इनमें 4 ऑप्शन में यही इसको उल्टा सीधा कर दिया था 4 ऑप्शनों में, ठीक है। तो उसका ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो रेंज बराबर हम लोगों का कॉफिशिएंट रेंज बराबर क्या होगा, L कितना है, तो L तो वही है 54। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉफिशिएंट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या फॉर्मूला है, हम लोग एक बार फिर से करेंगे जिससे आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो जाए, L माइनस एस और L प्लस एस। तो L कितने हैं हम लोगों के, आप लोग कहेंगे सर 54 हैं। S कितने हैं, तो वो हैं 20, क्योंकि S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब फिर 54 और प्लस में 20। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग 54 में से 20 को माइनस करेंगे तो वही हम लोगों के 34 आ जाएंगे, लेकिन अब की बार हम लोगों को 54 प्लस जो 20 करना है, तो आंसर में नीचे आ जाएंगे हम लोगों के कितने, 4 आ जाएंगे और 7 आ जाएंगे। अब हम लोग क्या भाग देंगे कि कैलकुलेटर से हम लोग भाग देते हैं कि कितने में भाग देते हैं, 34 में हम लोगों को भाग देना है, 34 में भाग देना है कितने का, 74 का। तो हम लोग भाग देते हैं तो आंसर में आएगा हम लोगों का 0.45 और 9। तो हम लोग इतना रख लेते हैं 0.45 और 9। अगर हम लोग 9 को अगर इधर करें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 0.45 को हो जाएंगे 6, तो कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 0.646। तो यही इसका कॉफिशिएंट का आंसर दिया हुआ है। तो ये अगर हम लोग पूछें कि आप लोगों से ये कैसी श्रेणी है या ये कैसी सीरीज है, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि एक सीरीज में एक सीरीज दी है, तो एक सीरीज हम लोगों की व्यक्तिगत श्रेणी है। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो एक क्वेश्चन रेंज का और करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा कि इसको और अच्छे से कैसे करना है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न सारणी से विस्तार के सापेक्ष एवं निरपेक्ष माप की गणना कीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि सापेक्ष माप क्या होता है, तो विस्तार का सापेक्ष माप मतलब कि विस्तार निकालना, ठीक है। सापेक्ष माप का मतलब विस्तार निकालना, सॉरी उल्टा बोल गए मैं। निरपेक्ष माप का मतलब होता है, निरपेक्ष माप का मतलब होता है निरपेक्ष माप, और निरपेक्ष माप का मतलब होता है विस्तार निकालना, और सापेक्ष माप का मतलब होता है सापेक्ष माप। सापेक्ष माप का मतलब होता है हम लोगों का विस्तार का गुणांक निकालना। क्या निकालना, विस्तार का गुणांक निकालना, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे और आराम से सीखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें 2 सीरीज हैं और 2 सीरीज में हम लोग कौन सी श्रेणी में लेंगे, कि ऐसे मतलब कि कौन सी श्रेणी में लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे कि किसको बड़ा छोटा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि रेंज बराबर हम लोग लिख लेते हैं
फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, यही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। रेंज बराबर L माइनस एस। अब L माइनस एस, सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि सर मार्क दिए हैं, मतलब प्राप्तांक हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और छात्रों की संख्या है। छात्रों की संख्या मतलब कि F जैसे 2, 3, 10, 5, 4 और 1। अगर हम बात करें तो विस्तार में हम लोग क्या करते हैं, विस्तार में हम लोगों को x चाहिए होते हैं, मतलब कि प्राप्तांक या फिर कोई मतलब कि नंबर जो हम लोगों को सबसे ऊपर की बात करें, f हम लोगों को इसमें यूज नहीं करते हैं, नंबरों का यूज इसमें नहीं होगा विस्तार में, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ x वाली सीरीज जो ये x है इसे हम लोग f बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 10 है, तो हम लोग l बराबर रख देंगे 10 को, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है तो वो है आपकी 5, तो s बराबर रख देंगे हम लोग 5 है ये, ठीक है, s नहीं है 5 है। तो रेंज बराबर हम लोगों को क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 5, आंसर बराबर r बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो रेंज का आंसर दिया है इसमें 5, और हमसे कॉफिशिएंट भी पूछा है। तो विस्तार का गुणांक जिसे हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में करते हैं, ठीक है। तो विस्तार का गुणांक कैसे करते हैं, तो L माइनस एस और L प्लस में S। तो आप लोगों ने अभी देखा था कि L कितना है, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है तो वो 5 है। फिर 10 प्लस में 5, पहले माइनस ऊपर होता है और नीचे फिर प्लस होता है कॉफिशिएंट में। तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, तो अब हम लोग 5 में भाग देंगे, तो 5 में भाग देंगे 15 का, 5 डिवाइड बाई 15। तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.33, कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.33। तो यही हम लोगों का कॉफिशिएंट हो जाएगा, कॉफिशिएंट बराबर 0.33। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा आज की क्लास में, कि हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया है निरपेक्ष माप में विस्तार को, ठीक है। विस्तार को हमने अच्छी तरीके से सीखा है। अगली क्लास में हम लोग जब स्टैटिक्स की अगली क्लास करेंगे तो आप लोगों के लिए ले आएंगे क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, आज से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके टॉपिक को पूरा करेंगे। स्टैटिक्स में आप लोग बेफिक्र रहिए, पूरी स्टैटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, और एमसीक्यू भी साथ में इसके डिस्कस करेंगे कि पिछले प्रीवियस ईयर में किसके एमसीक्यू कैसे एमसीक्यू पूछे गए हैं। बस आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो मैंने क्लास बनाई हुई है, प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आप लोगों को देखना है। पहली क्लास में हम लोगों ने उसकी 2 क्लासें कर चुकी हैं। पहली क्लास में 50 क्वेश्चन किए थे, दूसरी क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे, और 1 या 2 दिन में हम लोग 25 क्वेश्चन और करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये TGT 2019 के क्वेश्चन हैं, जो TGT 2019 में आए हुए हैं। तो बस आप लोगों को वीडियो को जरूर देखना है। ये सारे के सारे वीडियो आप ही लोगों के लिए हैं, बस आप लोगों को वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।